गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, जिसके पार्ट नंबर 10 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं और हमारा जो अम्ल व्युत्पन्न चल रहा था वो था यूरिया। अम्ल व्युत्पन्न के अंदर ये एक टॉपिक जिसके अंदर हमने यूरिया की शुरुआत की थी, जिसको इस तरीके से हम शो करते हैं। सबसे पहले यूरिया को रोले नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पता लगाया था, यूरिया को मूत्र से प्राप्त किया था। दूसरा वोलर नामक वैज्ञानिक जिन्होंने लैब में अमोनियम साइनेट से पहली बार यूरिया का निर्माण किया था, या ऐसे कह सकते हैं हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? यूरिया, जिसे वोलर नामक वैज्ञानिक ने देखा था। हम यूरिया के बनाने की विधियां कर रहे थे, यूरिया के बनाने की विधियां कर रहे थे, बनाने की विधियां। इसे अलग अलग प्रकार से बनाया जा सकता है, जिसके अंदर पहली विधि थी हमारी मूत्र से हमने यूरिया का निर्माण किया था। दूसरी विधि आती है प्रयोगशाला विधियां, जिसके अंदर हमने पहली विधि की थी अमोनिकल मेथड। पहली विधि आती है अमोनिकल विधि और ये प्रयोगशाला विधि थी। और दूसरी विधि आएगी वोहलर की विधि, जो वोहलर नामक वैज्ञानिक जिसने पहली बार यूरिया की खोज की थी, वो ही उसी के नाम से उस विधि का नाम रख दिया वोहलर विधि। इस विधि के अंदर उसने क्या किया था? एक तो लाल लेड लिया था, और लाल लेड को बोलते हैं Pb3O4। लाल लेड PbO3 लिया था और साथ में लिया था पोटेशियम साइनाइड। इन दोनों को जब मिलाता है तो इन दोनों को मिलाने से पोटेशियम साइनेट का निर्माण होता है, और पोटेशियम साइनेट को जब अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो अमोनियम साइनेट बनता है, और अमोनियम साइनेट से उसने यूरिया प्राप्त की थी। जैसे इसकी रिएक्शन करके देखेंगे तभी पता चलेगा। सबसे पहले इस विधि के अंदर उसने KCN और लाल लेड Pb3O4 लिया था, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन करवाई, यहाँ पर KCNO और Pb बाहर निकल गया 3 फॉर्म में, और इसको बोलते हैं पोटेशियम साइनेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम साइनेट। तो उसने KCN और लाल लेड का उपयोग करके पोटेशियम साइनेट बनाया और लेड को बाहर निकाल दिया था। ये हम वोहलर विधि की बात कर रहे हैं। फिर ये पोटेशियम साइनेट जो होता है ये रिएक्शन करता है अमोनियम सल्फेट से। अमोनियम सल्फेट होता है NH4 की 2SO4, ये होता है अमोनियम सल्फेट। और यहाँ से पोटेशियम सल्फेट के रूप में बाहर निकल जाता है और हमें प्राप्त होता है NH4CNO। तो इसको बुलाता है अमोनियम साइनेट। ये अमोनियम साइनेट NH4CNO, ये अमोनियम साइनेट का हम रीअरेंजमेंट करवाते हैं, और रीअरेंजमेंट करवा करके इसे यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमें यूरिया प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? यूरिया। तो प्रयोगशाला विधि जिसमें अमोनिकल विधि के अंदर हमने कुछ रिएक्शन की, उसके बाद में वोलर विधि आती है जिसमें पोटेशियम साइनाइड को लिया और लाल लेड को लेकर के रिएक्शन करवाई
पोटेशियम साइनेट बन गया। और पोटेशियम साइनेट को अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पोटेशियम सल्फेट तो बाहर निकल जाता है और अमोनियम साइनेट हमें प्राप्त होता है। अब हम इस अमोनियम साइनेट का क्या करवाते हैं, रीअरेंजमेंट करवाते हैं और हमें क्या प्राप्त होती है, यूरिया प्राप्त होती है। तो इस प्रकार इस विधि को पोटेशियम साइनेट विधि या अमोनियम साइनेट विधि भी कह सकते हैं। और बोहलर ने इस विधि से यूरिया बनाया था, इसलिए इसको बोहलर की विधि भी कहा जा सकता है। तो ये थी प्रयोगशाला विधि। उसके बाद में 3 नंबर जो मेथड आते हैं वो आते हैं औद्योगिक मेथड, औद्योगिक विधियाँ। औद्योगिक विधियाँ जिसमें पहली विधि है साइनेमाइड विधि। साइनेमाइड विधि औद्योगिक विधियों में कई प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। साइनेमाइड विधि के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बाइड को लेते हैं और कैल्शियम कार्बाइड क्या करता है, कैल्शियम कार्बाइड को जब नाइट्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर पर जब गर्म किया जाता है तो हमें साइनेमाइड प्राप्त होता है। और उस साइनेमाइड को जल अपघटित करवाया जाए और H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो हमें प्राप्त हो जाएगी यूरिया। क्या प्राप्त हो जाएगी भी, यूरिया। तो इस विधि के अंदर सबसे पहले CaC2 इसको बुलाता है कैल्शियम कार्बाइड। इस कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। गर्म करेंगे, गर्म करते ही CaNCN इसको बुलाता है कैल्शियम साइनेमाइड। कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम साइनेमाइड। इस कैल्शियम साइनेमाइड को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ H2NCN प्राप्त होता है और कैल्शियम सल्फेट बाहर निकल जाता है और इसको बोला जाता है साइनेमाइड। इसको बुलाता है साइनेमाइड। इस साइनेमाइड को जल अपघटित करवाया जाए तो H2N ये तो है ही, C के साथ O जुड़ जाएगा और इस N के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ गए और क्या बन गई, यूरिया। तो इस प्रकार औद्योगिक विधि के द्वारा या औद्योगिक विधियों के अंदर साइनेमाइड विधि के द्वारा यूरिया बना सकते हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई, कैल्शियम साइनेमाइड बन गया। फिर H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया तो साइनेमाइड बना और साइनेमाइड को जल अपघटित कराया तो हमें क्या प्राप्त हो गई, यूरिया। ये थी औद्योगिक विधि। क्या थी भाई, औद्योगिक विधि जिसके अंदर हम साइनेमाइड से क्या बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं। जो औद्योगिक विधियाँ हैं उसके अंदर हम एक विधि और भी ले सकते हैं। दूसरी विधि आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया से उद्योगों में क्या होता है, बड़ी मात्रा में यूरिया को बनाया जाता है, इसलिए औद्योगिक विधियों को काम में लिया जाता है। प्रयोगशाला में थोड़ी मात्रा में जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही बनाया जाता है, इसलिए प्रयोगशाला में प्रयोगशाला विधि को काम में लिया जाता है। उद्योगों में बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है क्योंकि यूरिया को तो
खेतों में डाला जाता है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को काम में लिया जाता है, इसलिए उद्योगों में ज़्यादा मात्रा में बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से भी क्या बना सकते हैं, यूरिया बना सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लें और इसकी NH3 के साथ रिएक्शन करवाएं। जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं तो NH2 C डबल बॉन्ड O और O और NH4 ये प्राप्त होता है, जिसको बुलाता है यूरिया कार्बेमाइड, यानी कि यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारे पास अमोनिया है उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यूरिया कार्बेमाइड प्राप्त होता है, या फिर इसको अमोनियम कार्बोमेट भी कह सकते हैं। इसको हटा दो, आप यूरिया भी बनानी है, हमें बनाना है तो आप क्या रखो, अमोनियम कार्बोमेट रखो, ठीक है। और यहाँ से इसको गर्म करेंगे लगभग 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो इसका नाम भाई अमोनियम कार्बोमेट है। अमोनियम कार्बोमेट से अपने 130 से 150 डिग्री, तो देखिए यहाँ से तो 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और यहाँ से 1 ऑक्सीजन निकल जाएगी, तो H2O के रूप में निकाल सकते हैं अपने। तो हम निकाल लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल को और यहाँ पर NH2 C डबल बॉन्ड O और NH2 और क्या बन जाएगा, यूरिया। तो सबसे पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 की रिएक्शन करवाई और अमोनियम कार्बोमेट बना। अमोनियम कार्बोमेट बना क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर अमोनियम है और ये COO और NH2 को कार्बोमेट बोलेंगे, ठीक है। ये एमाइड फॉर्म है और एमाइड फॉर्म में 1 ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो कार्बोएमाइड तो नहीं कर सकते, तो कार्बोमेट बन जाएगा और यहाँ पर हमें यूरिया प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे, तो एक वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देते हैं। तो इस आधार पर हम औद्योगिक विधियों के द्वारा भी यूरिया को बना सकते हैं। तो ये विधियाँ थी मूत्र से, प्रयोगशाला विधि, अमोनिकल विधि, बोलर विधि, औद्योगिक विधियों में साइनेमाइड विधि और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से, क्योंकि उद्योगों में बहुत अधिक मात्रा में हमें यूरिया बनाना पड़ता है, इसलिए इन विधियों को काम में लेते हैं। तो बनाने की विधि हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। सब जानते हैं इस क्रिस्टलीय पदार्थ को, सबके यहाँ खेत में डाली जाती है यूरिया, तो सफ़ेद कलर की होती है। क्रिस्टलीय पदार्थ का मतलब जैसे चीनी के दानों के समान कोई पदार्थ या नमक के दानों के समान कोई पदार्थ होता है, तो उसको क्रिस्टलीय पदार्थ बोला जाता है। तो यूरिया एक सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। दूसरा, इसके क्वथनांक की बात करें, क्वथनांक 132 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। क्वथनांक की बात करें तो सीधी सी बात है, क्वथनांक का मतलब किस टेम्परेचर पर वो पदार्थ वाष्प अवस्था में आ जाएगा। तो 132 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यूरिया वाष्प अवस्था में बदल जाती है, इसलिए इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। अगर जल में घोलें तो ये जल में विलेयशील होती है, जल में विलेयशील होती है, एल्कोहल के अंदर भी विलेयशील होती है, एल्कोहल में भी विलेयशील होती है।
इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर विलेसिलें नहीं होती। तो ये थे इसके भौतिक गुण। यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ का उतनाक 132 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जल में विलेसिल, एल्कोहल में विलेसिल, इसके अलावा अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके अंदर ये विलेसिलें नहीं होती। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की। रासायनिक अभिक्रिया, पहली रासायनिक अभिक्रिया NH2 समूह। NH2 समूह आ गया, मतलब इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति। या हम पहली रासायनिक अभिक्रिया में इसकी प्रकृति से संबंधित बात करेंगे, चाहे हम क्षारीय प्रकृति की बात करें चाहे क्षारीय गुणों की बात करें। तो यूरिया जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका मतलब वो क्या करेगा? अम्लों के साथ रिएक्शन करेगा, सीधी सी बात है। और जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं तो किसका निर्माण होता है? लवण का। तो कहने का मतलब है यूरिया क्या कर रहा है? यूरिया जो क्षारीय प्रकृति का है ये अम्लों के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा? लवण का निर्माण करेगा। तो सबसे पहले H2N C डबल बॉन्ड O और NH2 और इसकी रिएक्शन करवाएं HNO3 के साथ। ये तो क्या है? यूरिया और ये नाइट्रिक एसिड। इसके साथ रिएक्शन करेगा H2N C डबल बॉन्ड O और NH2 और HNO3, क्या बना लेगा? यूरिया नाइट्रेट। तो यूरिया नाइट्रेट क्या है? लवण है। श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा हमें, श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। तो यूरिया नाइट्रेट का निर्माण होता है। उसी प्रकार अगर यूरिया की हम ऑक्जेलिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाए तो करवा के देखिए, C डबल बॉन्ड O और NH2, ये यूरिया है और इसकी H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं H2C2O4 और क्या बन जाएगा? यूरिया ऑक्सिलेट। क्या बन जाएगा भी? यूरिया ऑक्सिलेट। ये भी कैसा प्राप्त होगा? श्वेत अवक्षेप के रूप में। तो इसका मतलब ये है कि यूरिया क्या कर रहा है? यूरिया एक क्षारीय प्रकृति को शो कर रहा है, जो अम्ल के साथ में रिएक्शन करके किसका निर्माण कर रहे हैं? लवण का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ यूरिया नाइट्रेट बन रहा है, श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। यहाँ यूरिया ऑक्सिलेट बन रहा है, श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो लवण का निर्माण होता है। दूसरी बात, जो एमाइड होते हैं उनके अंदर भी NH2 समूह होता है। एमाइड हम अभी करके आए हैं पीछे, तो वो भी क्षारीय प्रकृति शो करता है। तो यूरिया के अंदर तो दो NH2 समूह है, इसका मतलब एमाइड से ज़्यादा क्षारीय प्रकृति शो करना चाहिए, तो हकीकत में ज़्यादा क्षारीय प्रकृति शो करेगा। तो यूरिया क्या है? एमाइड से भी ज़्यादा क्षारीय प्रकृति का होता है, जो अम्लों के साथ रिएक्शन करके लवण का निर्माण कर सकता है। वैसे भी यूरिया जो होता है उसको एक प्रोटॉन दे दिया जाए
एक प्रोटॉन दे दिया जाए तो वो प्रोटॉनीकृत हो सकता है, और प्रोटॉनीकृत होकर के क्या करता है, कुछ अनुनादी संरचनाएं शो करता है। जैसे हमारे पास ये यूरिया है मान लो, और इस यूरिया को हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोटॉन दे रहे हैं, H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन दे रहे हैं। अम्ल जो होते हैं वो प्रोटॉन देते हैं और क्षार जो होते हैं वो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। यूरिया क्षार की भांति तो व्यवहार कर रहा है, तो एक प्रोटॉन आसानी से ले सकता है, और जैसे ही ये प्रोटॉन लेता है तो H2N COH और NH2 ये बनाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और फर्स्ट नंबर की अनुनादी स्ट्रक्चर शो करता है। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर अनुनादी संरचना, ये NH से ये कार्बन अब डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज और NH2 ये सेकंड अनुनादी स्ट्रक्चर शो करता है। और उसके बाद में तीसरी कंडीशन में ये कार्बन OH अब ये डबल बॉन्ड यहाँ जाता है और तीसरे प्रकार की अनुनादी संरचना शो करता है। और फिर उसके बाद में ये यूरिया क्या करता है, अनुनादी संकर शो करता है। ये क्या है, अनुनादी संकर है, यानी कि अनुनादी संकर को शो करेगा। तो ये तो तीन हो गई अनुनादी संरचनाएं। यूरिया एक प्रोटॉन ग्रहण करता है और प्रोटॉन ग्रहण करके कुछ अनुनादी संरचनाएं शो करता है। अनुनादी संरचनाएं जितनी ज़्यादा शो की जाती है उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो यूरिया क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन लेकर के स्टेबिलिटी शो कर रहा है, और ये क्या हो गया, इसका अनुनादी संकर हो गया। क्या हो गया भाई, अनुनादी संकर हो गया। तो इस आधार पर यूरिया क्षारीय प्रकृति शो करता है, प्रोटॉन को ग्रहण करता है, अनुनादी संरचनाओं को शो करता है, अनुनादी संकर बनाता है। इसका मतलब यूरिया की स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, वो क्षारीय प्रकृति ज़्यादा शो करता है। प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद में स्टेबिलिटी को शो करता है। ये तो हमने बात की यूरिया की क्षारीय प्रकृति की बात कर रहे थे, तब हमने ये कहा कि एक प्रोटॉन ग्रहण करता है। अगर हम यूरिया प्रोटॉन ग्रहण ना भी करें तब भी कुछ अनुनादी संरचनाएं शो कर सकता है। तो जैसे देखिए ये यूरिया है हमारे पास में, और ये NH2 जुड़ा हुआ है, और ये NH2 जुड़ा हुआ है। ये फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चर हो गई। सेकंड, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ ट्रांसफर होते हैं, और ये NH और इस पे पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद में ये कार्बन O नेगेटिव और अब डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, और इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर NH2, और फिर उसके बाद में अनुनादी संकर शो करेगा, और वो अनुनादी संकर इस तरीके से हो जाएगा, NH2 और ये NH2। ये क्या होगी, इसकी अनुनादी संरचनाएं होगी या अनुनादी संकर हो गया। इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव करो, अब सही है। तो ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। ये तो वो अनुनादी संरचनाएं हो गई जब यूरिया प्रोटॉन ग्रहण नहीं करता, और ये इसका अनुनादी संकर हो गया। अब देखिए एक बार, यूरिया क्षारीय प्रकृति शो करता है, क्षारीय गुण को शो करता है, अम्लों के साथ रिएक्शन करेगा, लवण बनाएगा। यूरिया ने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन की, यूरिया नाइट्रेट लवण बना दिया, श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो गया। दूसरी कंडीशन में यूरिया ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, यूरिया ऑक्जेलेट बनाता है, श्वेत अवक्षेप देता है।
यूरिया एक प्रोटॉन ग्रहण करके प्रोटोनीकृत संरचना के रूप में कुछ अनुनादी संरचनाएं शो करता है। पहले डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, और इन संरचनाओं का अनुनादी संकर ये बन गया। ये तो प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद की बात थी। अगर यूरिया प्रोटॉन ग्रहण नहीं भी करता तब भी अनुनादी संरचनाएं शो करता है। नंबर 1 संरचना, नंबर 2, नंबर 3 और ये इसका अनुनादी संकर। तो कहने का मतलब है यूरिया क्षारीय प्रकृति शो करता है, एमाइडो से ज़्यादा क्षारीय प्रकृति का होता है, प्रोटॉन ग्रहण कर भी सकता है और अनुनादी संरचनाएं शो करता है, अनुनादी संकर बनाता है। लेकिन अगर इनको प्रोटॉन ग्रहण ना करने दिया जाए तब भी ये अनुनादी संरचना बना सकता है, अनुनादी संकर शो कर सकता है। तो इसके साथ ही हमारी यूरिया की होती है क्षारीय प्रकृति कंप्लीट। बाकी रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास का यही समापन करते हैं। धन्यवाद।